Welcome my studious people to self-study. The next lecture in the series of life processes, presented by me, Arzu Punir. In this video, we'll be going to study about the process of nutrition and specifically autotrophic nutrition. And in that, the process of photosynthesis. So before we begin, I would request you people, if you haven't or if you are coming for the first time on the channel, so please subscribe the channel. Watch the video till the end. If you like it, hit the like button and share it amongst your pals. So nutrition, as we have studied in the last video, what was nutrition? Nutrition was something which was required to provide us energy. क्या करता है nutrition? हमें energy provide कराता है. पर क्या सिर्फ इतना? Obviously not. ये हमारी बॉडी में रिपेयर का काम भी करता है और हमारे टिश्यूज की ग्रोथ को भी आगे ले जाता है. So it provides us energy, it does the work of repair and maintenance in our body and growth for the growth of our tissue. इन सब चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. Why? क्योंकि जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा ना हम बिल्डिंग बना सकते हैं ना हम उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, है ना. कोई भी बिल्डिंग अगर बनानी है तो उसके लिए हमें सारा सामान चाहिए, सारा रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर कहीं में उसमें कुछ खराबी है उसको भी अगर हमें ठीक करना है, सो वी नीड दैट मटेरियल फॉर इट. सिमिलरली ओवर है, हमारी बॉडी भी एक बिल्डिंग की तरह ही है जिसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है. अब जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, एज वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो, इट इज कार्बन बेस्ड. एंड व्हाट वाज न्यूट्रिशन? इट वाज द प्रोसेस which helps to transfer energy from outside the body to inside. तो ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर अब न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे क्या? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये जो ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी, जो हमने एक लाइन में बोल दिया, ये एक्चुअली होता कैसे है. बाहर से जो हम चीज ले रहे हैं वो हमें अंदर जाके एनर्जी कैसे दे रहा है. ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. So stay tuned and let's proceed. So first of all, we'll study about the mode of nutrition, and in that basically the autotrophic and heterotrophic, the major ones, और जिनके बारे में हम शायद पहले भी बहुत क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो लगता है तो उसमें स्पेशल क्या? Autotrophic are the organisms or the mode of nutrition in which the organism produce their own food, and heterotrophic in which organism depend upon others for their food. Correct. ये लाइन एक्सप्लेनेशंस ठीक हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो हमने आज तक नहीं पढ़ा. सो लेट्स सी व्हाट वर द थिंग्स जो हमने आज तक कभी सुनी भी नहीं थी. जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसा होता है? दैट इज इनऑर्गेनिक एंड सिंपल इन नेचर. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज कर कर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में उनको कन्वर्ट करते हैं, और वो जो सब्सटेंस होते हैं वो जनरली सिंपल होते हैं, और सिंपल से ऑटोट्रॉफिक कॉम्प्लेक्स चीजें बनाता है. जनरली जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और जो हमारा प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस. जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं वो कौन है? प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. नाउ रिमेंबर वन थिंग very carefully, whether you are going to study science in your future or not, but the importance of plants is really very crucial for us. Why? Plants को हम बोलते हैं that plants give us oxygen, not just oxygen. Plants and blue-green algae convert the inorganic substances into organic, the simple one into the complex one. These are the only source of energy on this earth. अगर हम लोग inorganic substance को खाकर उसको डाइजेस्ट करना चाहें, we cannot do that. That is not a source of energy for us.
हमें जो सोर्स मिलती है, हमारी जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, और फोटोसिंथेसिस के अलावा और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है नेचुरली जो अकर होता है जिसमें हम जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकें. So that is why plants and blue-green algae are highly important for us. Now we come to heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition says that in this, the organism depends upon another organism for their food requirement. इसमें जो raw material होता है that are organic compounds. तो हम लोग जितनी भी चीजें खाते हैं they are organic in nature, right? If we are taking leafy vegetables, fruits, anything that is organic in nature. Next comes that the molecules are complex in it. Example glucose. देखो जो प्लांट का रॉ मटेरियल क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड. इन इट्स केमिकल फॉर्मूला ओनली इट लुक्स वेरी सिंपल. और ग्लूकोज का देखें तो C6H12O6. इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. सो नाउ all these things tell us that everything is very different between autotrophic and heterotrophic. और जो काम ऑटोट्रॉफिक कर रहा है ना वो कोई नहीं कर सकता. So break down complex food material into simpler ones. हेट्रोट्रॉफिक क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर वन में ब्रेक डाउन करते हैं पहले और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं. लेकिन ये याद रखना कि वो सिंपल को एज इट इज यूटिलाइज नहीं कर सकते. सिंपल और कॉम्प्लेक्स के जो बीच का डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझिए. सिंपल होता है जैसे कि हम बोल दें एज इट इज आयरन, है ना. अब प्लांट सॉइल से आयरन ले सकता है, लेकिन क्या हम आयरन जो सॉइल में से मिलता है उसका जो एक आयरन का बार होता है उसका अगर हम पाउडर करके खा जाएं, क्या हमारी बॉडी को आयरन मिलेगा? नहीं. हमें आयरन तब मिलेगा जब वो लीव्स में, वी से ना दैट स्पिनच हैज अ लॉट अमाउंट ऑफ आयरन इन इट. तो जो लीव्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी और मॉलिक्यूल के साथ किसी और मॉलिक्यूल की फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होगा, वो जब हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी एसिमिलेट कर सकती है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सो हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, दे यूटिलाइज द फूड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स. और इसके जनरल एग्जांपल्स क्या हैं, एनिमल्स, कोई से भी एनिमल्स आप इसमें ले सकते हैं. सो दीज वर द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ वी प्रोसीड विद फोटोसिंथेसिस. हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस. So this is the equation of photosynthesis, which says that it utilizes carbon dioxide and water and convert them into glucose and oxygen in the presence of chlorophyll and sunlight. तो देखो अब ये जो इक्वेशन है ये अपने आप में ही आपको सब कुछ बता देती है अबाउट फोटोसिंथेसिस. क्या रॉ मटेरियल्स क्या है, इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उनको कन्वर्ट किस में कर रही है, इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. और उसकी जरूरत किसे है इस चीज की में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. अब क्या है, हमें देखना है अबाउट क्लोरोफिल एंड इवन वी विल सी समथिंग अबाउट दिस सनलाइट टू. क्या तो स्पेशल क्लोरोफिल में है और क्या है सनलाइट से. लुक एट दिस डायग्राम. Sunlight is provided to a leaf. This is the structure of chlorophyll. और ये एक चीज आती है स्टोमेटा. इसको हम थोड़ी देर बाद वापस आकर देखेंगे. So this is the chlorophyll. And chlorophyll में जो ये बाहर डार्क ग्रीन लेयर है, this one, complete layer, it is known as the outer membrane. This is known as the outer membrane. Now, this layer is known as intermembrane space. This is the intermembrane space. ये जो है this is the inner membrane. ये क्या है, this is the inner membrane.
ये थे इसका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन, द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड द इनर मेम्ब्रेन। अब जो सेंटर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, द होल ऑफ दिस वन, इसमें ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। ये जो आपको ग्रीन कलर की जो एक पैक से दिख रहे हैं, इनमें क्या होता है, इस तरीके से डिस्क्स होती हैं विच लाई वन अबव द अदर। तो एक सिंगल डिस्क को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और जो इनका पूरा स्टैक होता है ना डिस्क्स का, दे आर नोन एज, जो डिस्क का पूरा एक स्टैक होता है, they are known as granum. So like this, if you'll try to see it, it comes like this. Individually they are thylakoids and completely they are called as granum. Now if you can see, each granum is joined to each other by a stack. एक येलो कलर का स्टैक है जो एक ग्रानम को दूसरे ग्रानम से जॉइन कर रहा है. This is known as a lamella. So this is the complete structure of our chloroplast. और इसमें ये जो हमारा photosynthesis का जो सारा काम होता है, that take place in these granums, in these thylakoids. So this was the structure of chloroplast. अब हम थोड़ा सा जो photosynthesis की थ्योरी है उसको देखते हैं, and then we'll come back to stomata. तो जो फोटोसिंथेसिस है उसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy and splitting of water molecules. And the third one is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. These are the 3 steps. But remember one thing कि ये जो तीनों steps हैं ये एक साथ नहीं होते. मतलब ऐसा नहीं है कि पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर उसने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया और फिर उस वाटर मॉलिक्यूल में से जो हाइड्रोजन आया उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लूकोज बनाया. 2 प्रोसेस यही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बैक टू बैक होना है. इट इज पॉसिबल कि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले इनटेक कर ले और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं वो बाद में हो. ओके, सो ये चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है? We see this in desert plants. What desert plants do is कि वो इन steps को one by one नहीं करते. What they do is they absorb carbon dioxide during the night, and in the daytime they absorb the light energy and convert the light energy into chemical energy, which leads to the breakdown of water. अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम सनलाइट के बारे में भी थोड़ी सी चीजों को समझेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सनलाइट इन दिस केस. देखो जो सनलाइट है ना, यहाँ पर हमें क्या लगता है, जो एक जनरल थिंकिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. जो हीट एनर्जी सन से आ रही है उससे फोटोसिंथेसिस हो रहा है. बट व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर इज दैट इज लाइट एनर्जी, नॉट हीट एनर्जी. तो लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, that is in the form of splitting of water. Water molecule split up होता है into hydrogen and oxygen. और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज बनाता है ना. सो दैट इज हाउ इट अकर्स. अब हम आते हैं टू द रोल ऑफ स्टोमेटा. Look, this is the stomatal pore which is in between. It is guarded by the guard cells. ये जो cells हैं इसके जो साइड में हैं, these both are known as guard cells. जो येलो कलर के सेल्स हैं these are subsidiary cells. और जो ग्रीन कलर के हैं they are epidermal cells. So what happens when the stomatal pore has to open? जब इसे खुलना होता है तो क्या होता है? Water rushes from epidermal cells to subsidiary cells to guard cells, and guard cells swell up.
गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल अप हो जाते हैं इस तरीके से और इनके बीच में स्पेस बन जाती है एंड द स्टोमेटल पोर गेट्स ओपनड अप एंड व्हेन द स्टोमेटल पोर इज टू बी क्लोज, जब उसे बंद करना है उस टाइम पे क्या होता है, गार्ड सेल से जो वाटर है वो वापस सब्सिडरी सेल्स में चला जाएगा, एपिडर्मल सेल्स में चला जाएगा, दे विल श्रिंक, दे विल श्रिंक इस तरीके से। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है तो स्टोमेटल पोर अपने आप बंद हो गया। सो दिस इज हाउ बाय द इनटेक एंड upgiving of water, guard cells regulate the opening and closing of stomata. और डेजर्ट प्लांट्स इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू ही प्लांट में जाती है, तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रात में ही देकर रखते हैं। वाई? क्योंकि उनके पास पानी की बहुत कमी होती है। दे आर एट अ प्लेस वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द सॉइल। सो टू prevent water from evaporating by the process of transpiration, stomata is present on the epidermal cells, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है प्लांट्स की उस पे प्रेजेंट होता है। तो अब वहां से इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो अगर स्टोमेटा दिन में ओपन रहेगा तो वाटर जो है वो लीव्स तक ज्यादा जाएगा और ज्यादा इवेपोरेट होगा, एंड डेजर्ट प्लांट्स डू नॉट हैव दैट मच ऑफ वाटर टू वेस्ट। सो व्हाट दे डू इज टू कंजर्व वाटर, दे अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट। जब गर्मी कम होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो होता है, तो दैट इज हाउ दे कंजर्व वाटर। Each and everything in this universe has somehow adapted to the places they live in. Similarly, ये एक डेजर्ट प्लांट का अडेप्टेशन है। वाटर अगर उनके पास कम है तो वो इस तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं। Now, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द लीव्स। तो क्लोरोप्लास्ट अगर लीव्स में प्रेजेंट है तो इसको टेस्ट करने का हमारे पास तरीका क्या है? देखो लीव्स में हमने पढ़ा है कि वो क्या, जब फोटोसिंथेसिस में था तो क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज को वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं वो ग्लूकोज का, उसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अब ये स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि वहीं पे ग्लूकोज बन रहा है। तो हमें ये टेस्ट करना है दैट वेयर स्टार्च क्लोरोप्लास्ट, हमारी जो पूरी लीफ है उसमें किस किस जगह प्रेजेंट है। ओके, सो व्हाट वील डू इज we'll do the test of starch to test the presence of chlorophyll. हम लीफ को बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। What will happen? Due to that, the leaf will die. Then we will pour ethyl alcohol over it. ethyl alcohol की वजह से क्या होगा? क्लोरोफिल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लोरोफिल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके अंदर का जो स्टार्च है वो एक्सपोज हो जाएगा। फिर हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन जहां जहां ब्लू ब्लैक टर्न हुआ, सपोज एट दिस प्लेस इन द लीफ, एट दिस प्लेस इन द लीफ, ऐसे ऐसे ब्लू ब्लैक कलर जहां जहां आया वहां वहां स्टार्च प्रेजेंट था, और जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट था इन टर्न वहां वहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। सो दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट वेयर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन अ लीफ, and whole of this activity tells you many things about the procedure. क्या बॉइलिंग वाटर में अगर लीफ को रखते हैं तो लीफ डाइज। अगर इथाइल अल्कोहल आप लीफ पे डालते हैं तो उससे उसका जो क्लोरोफिल होता है वो ब्रेक हो जाता है। आयोडीन स्टार्च के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, 1 और 2 लाइनर्स में आ जाते हैं। अदरवाइज वो आपको पूरा एक एक्सपेरिमेंट देकर और आपसे उसके केस स्टडी में पूछ सकते हैं कि इसमें यहाँ क्या हो रहा था या यहाँ क्या हो रहा था। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विद विच वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स। Next we move on to stomata. So as we have studied this earlier also, कि stomata कहाँ पर present है? In the epidermal layers. कौन से cells उसको surround करते हैं? The guard cells. And it opens during the daytime.
बट रिमेंबर दिस दैट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. डेजर्ट प्लांट्स में हमने भी देखा था कि वो रात को ओपन होंगे. एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी टेकन अप बाय द प्लांट. नाउ इफ वी हैव टू चेक द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रहा है, ये अगर हमें टेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? लुक नाउ मेनी ऑफ अस थिंक कि जो चीज़ हमें पता है हम उसे टेस्ट ही क्यों करेंगे. बट अगर जो साइंटिस्ट थे वो इन चीज़ों को टेस्ट ना करते कि कौन कौन सी चीज़ें जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो हमें पता ही कैसे चलता. सो ऑल दीज शॉर्ट एक्टिविटीज गिव अस एन आइडिया कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, उन चीज़ों को किस तरीके से जान सकते हैं. सो ये जो एक्टिविटीज होती हैं इनको पढ़ना भी चाहिए और इनकी यूटिलाइजेशन को भी समझना चाहिए. So to check the usage of carbon dioxide, what we are going to do is we'll keep a plant enclosed within a bell jar. हम एक प्लांट रखेंगे एक बेल जार के अंदर. बेल जार जैसे बेल होती है उस शेप में एक जार होता है which completely covers the plant. So suppose there is a bell jar and इसके नीचे हमने एक प्लांट को रखा है, एक पॉटेड प्लांट रखा है, and we have kept potassium hydroxide in a plate over here. यहाँ पर हमने थोड़ी सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा. Now what potassium hydroxide does is it absorbs carbon dioxide. हमने इसको पूरी तरीके से कवर किया था ना बेल जार से, तो अब ये क्या करेगा, अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपटेक कर लेगा. क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ दिन बाद अगर आप अपने प्लांट को लोगे और उसका स्टार्च वाला टेस्ट करोगे जो हमने इससे पहले वाले उसमें करा था, सो व्हाट विल हैपन, स्टार्च उसमें प्रेजेंट होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, नया ग्लूकोज और बना नहीं, जो पुराना था वो सारा प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा अपने लिए खाना. तो क्या होगा, स्टार्च शो नहीं होगा. सो दिस इज अ स्मॉल टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में फंक्शन भी जो है उसको समझ सकते हो. So thank you all for watching the video. If you have liked the video, so please hit the like button, share it with your pals, and please do subscribe the channel.